देखिए, जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा था और जो मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे, हम 100% उसी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि कोई एमएलए एमपी बने या ना बने, लेकिन साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। और जब उन्होंने बामसेफ बनाई और बामसेफ के बाद DS4 बनाई, तो बामसेफ और DS4 के माध्यम से जो कैडर तैयार किया गया था पूरे देश में, उसको जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन। मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो, हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। ये बात 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना के समय पर कही गई, और जब ये बात कही गई थी तो उनके साथ तमाम उनके शिष्य थे जो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के इस देश पर रूल करने के लिए, राज करने के लिए घरों से निकले। आज बसपा के बनने के 35 साल के बाद में मान्यवर साहब काशीराम के चेले नारा दे रहे हैं कि भारत को बौद्ध में करना है। आखिरकार क्या कारण है कि जो लोग इस देश पर राज करने के लिए निकले थे वो भारत को बौद्ध में करने की बात कर रहे हैं। बसपा से उनका मोह भंग हुआ है, राजनीति से मोह भंग हुआ। मेरे पास मेरे साथ धर्म प्रकाश भारती हैं, पूर्व में 2 बार MLC रहे, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता हैं। गौरी प्रकाश उपासक जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता, बहन जी के राइट और लेफ्ट रहे हैं दोनों। और आज मैं इनसे बातचीत इसलिए कर रहा हूँ, धर्म की भी बात होगी, राजनीति की भी बात होगी, और बसपा जिस हाशिए पर है, बहुजन समाज की राजनीति जिस हाशिए पर, उस पर भी बात होगी। बाकी भी क्या कारण है कि जो सपना मान्यवर साहब काशीराम ने देखा था, उस रास्ते को छोड़ करके आप धर्म की बात कर रहे हैं। धर्म की बात क्यों कर रहे हैं आप लोग? देखिए, जो सपना मान्यवर काशीराम साहब ने देखा था और जो मान्यवर काशीराम साहब करना चाहते थे, हम 100% उसी मूवमेंट पे काम कर रहे हैं। हम उस रास्ते से हटे नहीं हैं। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूँ। मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि कोई एमएलए एमपी बने या ना बने, लेकिन साहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा नहीं रुकनी चाहिए। मान्यवर काशीराम साहब का जो उद्देश्य था वो केवल सत्ता स्थापित करना नहीं था। सत्ता स्थापित करना मान्यवर काशीराम साहब का उद्देश्य नहीं था। और जब उन्होंने बामसेफ बनाई और बामसेफ के बाद DS4 बनाई, तो बामसेफ और DS4 के माध्यम से जो कैडर तैयार किया गया था पूरे देश में, उसको जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था सामाजिक परिवर्तन, समाज का बदलाव। समाज को हमको बदलना, तो समाज को बदलना है, समाज का परिवर्तन लाना है, तो इसके लिए सशक्त शस्त्र क्या हो सकता है। तो इस नतीजे पर पहुंचा गया कि भाई संविधान में बाबा साहब ने एक व्यक्ति को 1 वोट का अधिकार दिया है, और हमारी संख्या 100 में से 85 है। तो ये 85% लोगों में अगर संगठन स्थापित किया जाए, इनको संगठित किया जाए भाईचारा बनाकर, तो हम बहुत जल्दी सत्ता पर अपना कब्जा कर सकते हैं। और जब सत्ता हमारे हाथ में होगी तो सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य को, गैर बराबरी को समाप्त करने के लिए, ब्राह्मणवाद और मनुवाद को खत्म करने के लिए हम उस सत्ता का इस्तेमाल करेंगे। तो सत्ता माध्यम था, सरकार माध्यम था, सरकार मकसद नहीं था। सत्ता मकसद नहीं था, मकसद था सामाजिक परिवर्तन। और जब सत्ता हमारे हाथ में आई, 4 बार उत्तर प्रदेश में हम शासक बने, हमने हुकूमत की, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारा बुद्धमय बनाने का काम उत्तर प्रदेश को किया गया था। आपके ग्रेटर नोएडा में बुद्ध यूनिवर्सिटी, अनेक डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, अनेक जिलों के नाम किए गए। तो ये उसकी कड़ी का एक छोटा सा था कि हमको किया गया। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कुछ गलतियों के कारण, या हम उससे नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा नेतृत्व उससे नहीं समझ पा रहा है, हमारी राजनीतिक ताकत कमजोर हुई है। निश्चित रूप से हमको इसे स्वीकार करना चाहिए। लेकिन मुख्य मकसद जो था मान्यवर काशीराम साहब का, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संकल्प था कि मैं इस देश को प्रबुद्ध देश देखना चाहता हूँ, बौद्धमय देश देखना चाहता हूँ। उसके लिए कांशीराम साहब की पहली तमन्ना ये थी कि 50-60 MP जिसको आ जाते उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है। हम भी 60-70 MP लाते हैं, हमको भी सरकार बनाने का मौका मिला तो हम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे
लेकिन 2000 आते आते ये समीकरण खत्म हो गए भारत में। तो उन्होंने ऐलान किया मध्य प्रदेश के भोपाल की सभा में, इंदौर की सभा में, नागपुर की सभा में कि 2006 जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के धम्म चक्र परिवर्तन के 50 साल होंगे, स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया जाएगा, तो मैं 5 करोड़ लोगों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा लूंगा। और बाबा साहब का जो सपना था, संकल्प था, प्रबुद्ध भारत, बौद्ध मैं भारत से बनाऊंगा। लेकिन 2003 में कुदरत ने हमारी मदद नहीं की, मान्यवर काशीराम साहब को ब्रेन अटैक आ गया। 2006 में 9 अक्टूबर को हमारे बीच से चले गए। तो फिर हम चिंतित हुए कि अब बाबा साहब भी नहीं है, साहब भी नहीं है, तो कम से कम उनके अगर हम अनुयायी हैं, उनके वास्तव में हम कार्यकर्ता हैं, तो हमें बाबा साहब और माननीय काशीराम साहब के सिपाहियों को, उनके कार्यकर्ताओं को संगठित होकर इस बुद्ध धर्म के मूवमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। और मुझे आज खुशी है कि पिछले 10 वर्षों से हम लोग 2007 से लगे, और मैं आज देख रहा हूं कि जो लोग कभी बुद्ध का नाम नहीं लेते थे, बुद्ध की चित्र नहीं लगाते थे, तस्वीर नहीं लगाते थे, वंदना नहीं करते थे, आज वो सारे के सारे लोग मजबूर हैं अपनी मंचों पे बुद्ध की मूर्ति लगाने के लिए, बुद्ध का चित्र। एक सेकंड आप रिकॉर्ड करना, ठीक है? ये ड्रॉप कर गया। हेलो, चालू है? हेलो, हाँ ठीक। तो धर्म प्रकाश भारती जी ने जिस प्रकार से बताया कि मान्यवर साहब काशीराम का ही सपना था कहीं ना कहीं भारत को बुद्ध में भारत बनाने का, और वो 5 करोड़ लोगों के साथ में दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन स्वास्थ्य ने साथ नहीं दिया, समय ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते वो अपना जो उनका जो उद्देश्य था उसको पूरा नहीं कर पाए। भारती जी ने बड़ी बात कही कि मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि MLA MP बने ना बने, सरकार बने ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन का काम जो वो होते रहना चाहिए। उपासक जी, आप भी लंबे समय बसपा में रहे और आप भारती जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में काम कर रहे हैं। सवाल वही आता है कि क्या ये काम बहुजन समाज पार्टी में रह करके नहीं किया जा सकता था? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बैनर तले ही ये काम किया जा सकता है। यदि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर को आप देखेंगे तो परम पूजनीय बाबा साहब फिर ड्रॉप करो, तुम ही करोगे, ठीक है? बोलो। यदि परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी को आप देखेंगे तो उन्होंने सारे विंग्स खोल के रखे थे। पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो उन्होंने भारतीय पार्टी की स्थापना की, RPI बनाया। यदि अब धर्म की बात करेंगे तो भारतीय बौद्ध महासभा बनाया। सामाजिक परिवर्तन के लिए उन्हें समता संघ दल बनाया। तो इस प्रकार की बाबा साहब की जो सोच थी कि चारों तरफ से हम लोग विभिन्न प्रकार के संगठन बनाकर हम धीरे धीरे देश की राजा बनेंगे, पुराण बनेंगे, ऐसा वो सोचते थे। और इसी बात को अगर देखेंगे, पूज्य काशीराम साहब ने बाबा साहब की बात को अमली जामा पहनाया। जो बाबा साहब चाहते थे वो काशीराम साहब ने किया और उसको जमीनी स्तर पर लाने का काम किया। जैसा कि काशीराम साहब ने कहा कि हम लोग जो है 2006 में करोड़ों की तादाद में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, 5 करोड़ ने पूछा भी था कि 6 करोड़ की आप बात कर रहे हैं तो 6 करोड़ लोगों को बिठाएंगे कहाँ? तो पूज्य काशीराम साहब ने कहा कि मैं जानता हूँ कि 6 करोड़ लोग एक जगह नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन भारत के जो बड़े बड़े मैदान होंगे, बड़े बड़े मैदान हमारे लोग होंगे और डायरेक्ट टेलीकास्ट होगा, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। ये पूज्य काशीराम साहब का भी सपना था कि भारत जो है बौद्ध में भारत बने। परंतु आप देखेंगे आज टेक्नोलॉजी का जमाना है। 2011 की जनगणना आप देख लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक मात्र भारत में 87 लाख बुद्धिस्ट केवल भारत में। बुद्ध का जो धर्म आगे चलना चाहिए था, जो बौद्धिक संस्कृति का आंदोलन चलना चाहिए था, वो सांस्कृतिक आंदोलन रुका है। इसलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारे सहयोगी संगठनों ने निर्णय लिया कि धर्म का कार्रवाई भी बढ़ना चाहिए, साथ साथ सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन पूज्य काशीराम साहब का जो सपना था वो आंदोलन चलना चाहिए। इसमें हम सब लोग, पूरे भारत के लोग लगे हैं। भारती जी, आप बसपा में लंबे समय रहे, आपके परिचय मैंने बताया और आपने खुद बताया कि आप 2 बार MLC रहे। आपने कहा कि मैंने 2015 में बसपा छोड़ दी और बहन जी को मैंने अलविदा कर दिया। जब आपने बसपा छोड़ी, जब आपने बहन जी ने कहा कि मैं बसपा आपको छोड़ करके जा रहा हूँ, तो उस समय मन में कुछ पीड़ा रही होगी, बहन जी ने क्या कहा? वो जो उस समय की 1 मिनट की जो बातचीत रही होगी, क्या वार्तालाप रहा? हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि जो लोग धर्म पर काम करते हैं, जो लोग मूवमेंट पर काम करते हैं, बहन जी ज़्यादातर उनको पसंद नहीं करते। देखिए, मुझे 5 वर्षों में बहन जी ने 4 बार 5 वर्षों में 4 बार 2-2 घंटे अलग से बैठा के समझाया और ये कहा कि देखो, राजनीतिक पावर अगर हमारे पास होगी तो हम अपने समाज का भला कर पाएंगे। बुद्ध धर्म ठीक है, मैं भी बुद्ध धर्म को ही मानती हूँ, मैं भी उसके संस्कार करती हूँ, लेकिन राज सत्ता को हाथ में लेना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है।
ये सब बहन जी कहती थी, हम इस कान सुनते थे, इस कान निकाल देते थे। दिन में बहुजन समाज पार्टी के कैडर लेते थे और रात को हम कहीं ना कहीं बुद्ध धर्म की चर्चा करते थे। ये धीरे धीरे हमारी बातें बहन जी तक पहुंचती थी और बहन जी हमको 4 बार समझाई। 2 जुलाई 2015 को अंतिम बार ये हुआ कि सुबह 10 बजे बहन जी हमको बुलाई और 1 बजे तक मैं और बहन जी के सिवा कोई नहीं था। हम 3 घंटे दोनों ही थे। वो मेरे को बहुत समझाई। मैंने कहा बहन जी मेरा मन नहीं लगता, मैं धम्म के लिए काम करना चाहता हूँ। तो नाराज हुई वो काफी और माँ बहन को छोड़कर जितनी गालियाँ वो दे सकती थी उन्होंने मुझे दी। उनका हक था, उन्होंने कहा तेरी औकात क्या थी, हमने तेरे को MLC बनाया 2 बार, बड़े बड़े राज्यों का कोऑर्डिनेटर बनाया, आज तेरी लड़कियां अच्छे घरों में चली गई तो आज ऐसा बोल रहे हैं। मैंने बहन जी के पैर छूकर कहा बहन जी मैं और मेरा परिवार जीवन में कभी ये एहसान नहीं चुका पाएगा और मैं बस ये निवेदन करता हूँ कि मेरे पे एक एहसान और कर दो। बहन जी बोली क्या? बहन जी मुझे मुक्त कर दो, मेरा मन नहीं। आपने खुद कहा कि मतलब मुझे पार्टी से निकाल दो, मुक्त कर दो मुझे, मैं धम्म का ही काम करना चाहता हूँ। मेरे पास अब ज़्यादा उम्र बची नहीं है और मेरी बचपन से तमन्ना है। और बहन जी इस बात की खुद चश्मदीद गवाह हैं। 2005 में अंबेडकर जयंती के मौके पर मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, जिसकी चीफ गेस्ट आदरणीय बहन जी थी, 2 दिन रुकी थी। तो वो अच्छी तरह से जानती थी कि मैं बुद्ध धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित हूँ। तो फिर उन्होंने कहा भाई आपका गर्म दिमाग है, अभी आप जाइए, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। फिर 4 बजे फोन आ गया बहन जी का लखनऊ से, हमको 4 बजे बुला लिया गया, फिर 7 बजे छोड़ा। अंतिम टाइम हम अपनी जिद पर अड़े रहे। फिर बहन जी ने कहा ठीक है भाई आप अपने घर जाओ, अपने घर वालों से बात करो, आप बहुत बड़ा निर्णय ले रहे हैं और जाके आप 10 दिन में आपको टाइम दे रही हूँ, 10 दिन में आप फैसला कर लो। आपको एक ही काम करना है, या तो बहुजन समाज पार्टी का काम करना है या तो आपको फिर धम्म का काम करना है। हम बहन जी के पैर छू के आए और चले आए। निकलते समय जब मैं निकल रहा था लखनऊ से उनके आवास से, तो मैंने मन में ये संकल्प ले लिया था कि मैं अब लौट कर दोबारा नहीं आऊंगा और जीवन का जो भी समय बचा है वो केवल और केवल बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगाऊंगा। 10 दिन का समय निकल गया, हमने बहन जी को फोन नहीं किया, बहन जी ने हमको पार्टी से निकाल दिया। तो हमारा मन हल्का हो गया और हम एक मन होकर और पूरे दिलो जान से दिमाग लगाकर रातों दिन इस काम में लग गए और उसका हमें फायदा मिला कि आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 30 प्रदेशों में काम कर रही है। भारत के 30 प्रदेशों में एक्टिव है और हमने संकल्प लिया है कि 365 दिन हम काम करेंगे। और जो बाबा साहब का माननीय काशीराम साहब का संकल्प था प्रबुद्ध भारत बौद्धमय भारत, उसके लिए हम रातों दिन काम करेंगे और इस देश को इस दिशा की ओर ले जाएंगे। और आज हमें बड़ी खुशी होती है कि OBC का कोई प्रोग्राम होता है या आदिवासी समाज का कोई प्रोग्राम होता है तो जब उनके मंच पे मैं बुद्ध वंदना सुनता हूँ या पंचशील सुनता हूँ तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि जिस मकसद के लिए हम लोग निकले थे उस मकसद को, उस मिशन को बड़ी तेज गति से भारत में कामयाबी मिल रही है। तो आप 2 खास मेहमान थे हमारे साथ में, धर्म प्रकाश भारती जी हैं और गौरी प्रकाश उपासक हैं। दोनों से बातचीत करने का मतलब यही था कि जो सपना मान्यवर साहब काशीराम ने देखा था वो सपना धार्मिक रूप से साकार होगा या राजनीतिक रूप से साकार होगा। बहन जी का, भारती जी का अकॉर्डिंग मानना है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन भारती जी का मानना है कि नहीं, हमको लोगों को धार्मिक और बुद्ध के दम पे चलने के लिए आगे लाना चाहिए। ताकि मैं 2 सेकंड और लेना चाहता हूँ। बाबा साहब भी कहते थे और मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उनकी राजनीति में जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं वही समाज लंबे समय तक शासन कर सकता है। तो हम गैर राजनीतिक रूप से काम करके ये समाज के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहे हैं। जो हमारी सत्ता जैसे यूपी में आई और चली गई, अब जब हमारे पास आएगी तो सैकड़ों बरस तक उस सत्ता को कोई हिला नहीं पाएगा। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर दीजिए और अपने सुझाव हमको दीजिए। कोशिश करेंगे हम फिर भारती जी और उपासक जी और जिनकी जो एंटायर टीम है उससे बातचीत करें और आपके तमाम सवालों का जवाब दें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।